हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं आरती, आप सभी का स्वागत है शहीद प्रमोद बीएड ऑनलाइन क्लास में। ये जो आपका क्लास है वो बीए बीएड, बीएससी बीएड का प्रोफेशनल और बीएड फर्स्ट ईयर का कोर्स 2 है। ये जो आपका सब्जेक्ट है वो है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, यानी समकालीन भारत और शिक्षा। इसमें हम लोगों ने पिछले दिन जो पढ़ा था वो हमारा था शिक्षा तथा प्रशिक्षण में अंतर। दूसरा जो हमारा था वो था शिक्षा तथा निर्देशन में अंतर। तो हम लोगों ने देखा था कि शिक्षा और प्रशिक्षण में जो अंतर है वो यह है कि शिक्षा क्या है, कहीं भी किसी भी माध्यम से हो सकता है, यानी शिक्षा औपचारिक, अनौपचारिक या निरौपचारिक हो सकता है। लेकिन हमारा जो ट्रेनिंग होता है यानी प्रशिक्षण होता है वो मूलतः औपचारिक ही होता है। यानी औपचारिक कहने का तात्पर्य है कि इसके लिए एक निश्चित सिलेबस होता है, इसके लिए एक निश्चित समय होता है, एक निश्चित स्थान होता है। इसमें हम लोग पढ़े थे कि शिक्षा जो है यानी एजुकेशन वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि हमारा जो प्रशिक्षण होता है वो एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए ही होता है। उसमें हम अपने जिस चीज़ में हम प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उसमें हम क्या करते हैं, उसमें निपुणता हासिल करके अपने कौशल का क्या करते हैं, उत्थान करते हैं, हम उसको बढ़ाते हैं। हमने देखा था कि शिक्षा जो है वह बालक के समग्र यानी उसकी पर्सनालिटी, उनके व्यक्तित्व, उनके सर्वांगीण विकास को प्रभावित करती है। क्या? शिक्षा। क्योंकि शिक्षा में बस औपचारिक नहीं, हमने बार बार आपको कहा कि इसमें औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक तीनों आते हैं। तो अगर किसी बालक की जो विकास है वो इन तीनों के माध्यम से हो रहा है, यानी कि उसका सर्वांगीण विकास हो रहा है, यानी क्या, उसका व्यक्तित्व जो है वो काफ़ी ही उन्नत होगा। लेकिन अगर जब हम बात करते हैं प्रशिक्षण की तो उसमें क्या होता है, तो प्रशिक्षण में होता है कि आप उस क्षेत्र विशेष को ही प्रभावित कर पाते हैं प्रशिक्षण के माध्यम से। जैसे कि आप लोग टीचर की ट्रेनिंग ले रहे हैं यानी टीचर बनने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी अन्य क्षेत्र में भी उतना ही निपुण हो जाएंगे जितना आप प्रशिक्षण टीचर में ये अभी कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्या होता है कि प्रशिक्षण से आप उस क्षेत्र विशेष में ही प्रभावित हो सकते हैं, आप निपुण हो सकते हैं। हमने ये भी देखा था कि शिक्षा एक व्यापक प्रत्यय है और बालक के जीवन के प्रत्येक पहलू को यह प्रभावित करता है, जबकि हमारा जो ट्रेनिंग होता है यानी प्रशिक्षण होता है वो क्या है, यह एक संकुचित अवधारणा है जो कि किसी कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न करने की योग्यता के विकास तक ही सीमित रह सकता है। इसी तरह हमने शिक्षा तथा निर्देशन, इसमें भी अंतर को देखा था। हमने देखा था कि ये शिक्षा क्या है, शिक्षा एक व्यापक रूप है। जिस तरह से प्रशिक्षण में शिक्षा को हम डिफाइन करते हैं उसी तरह हम निर्देशन में भी शिक्षा को डिफाइन करेंगे। तो क्या है, शिक्षा एक व्यापक रूप है, जबकि निर्देश जो है वो उसका क्या है, एक पार्ट है, एक भाग है, यानी उसका एक संकुचित रूप है। क्या? निर्देशन। शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है जैसा कि हम अभी पढ़ते आ रहे हैं एजुकेशन में, लेकिन निर्देशन तभी तक चलता है जब आपके कक्ष चल रहे होते हैं। ये क्या है, ये हमारा अंतर होता है। शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि हमारा इंस्ट्रक्शन जो है यानी निर्देशन है वो एक सामयिक प्रक्रिया है, यानी एक समय के लिए ही वो आता है और फिर स्टॉप हो जाता है। ये इसका मूल जो अंतर होता है शिक्षा तथा निर्देशन में, शिक्षा जो है इसमें बालक प्रमुख होता है, यानी ये जो हमारे जितने भी छात्र हैं उसको सेंटर में रखा जाता है, उसके रुचि के अनुसार हम शिक्षण करते हैं। लेकिन ये जो इंस्ट्रक्शन होता है, निर्देशन होता है, उसमें सेंटर कौन होते हैं सेंटर में? टीचर। यानी ये 1 वे प्रोसेस होता है जैसा कि आप लोगों ने इंस्ट्रक्शन में पढ़ा है। तो ये क्या है, सबसे बड़ा अंतर इंस्ट्रक्शन और एजुकेशन में यही होता है।
शिक्षा व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास से संबंधित है, जैसा कि हमने प्रशिक्षण में पढ़ा। लेकिन निर्देशन की अगर बात करें तो क्या है, यह ज्ञान प्रदान करने या किसी कौशल को सीखने तक ही सीमित होता है, उसी में इसका यूज किया जाता है, किसका, इंस्ट्रक्शन का। तो चलिए आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा नया टॉपिक, वो है हमारा मोड्स या फिर एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। ये मोड्स या एजेंसीज ऑफ जो एजुकेशन है वो आपका नया टॉपिक है, जिसका मीनिंग होता है शिक्षा के साधन। तो हम अब इसको देखते हैं कि हमें इसमें क्या पढ़ने हैं। तो ये जो साधन शब्द है, साधन शब्द हमारा अंग्रेजी के एक वर्ड एजेंसी, उसका हिंदी रूपांतरण है। और ये जो एजेंसी शब्द है वो आया है एजेंट शब्द से। ये एजेंट क्या होता है, एजेंट का अर्थ होता है उस व्यक्ति या वस्तु से जो कोई कार्य करता है या प्रभाव डालता है। एजेंट का तात्पर्य क्या होता है कि किसी वस्तु से भी या फिर किसी व्यक्ति से भी इसका हम ले सकते हैं। इसका होता है कि किसी भी कार्य को अगर हम कर रहे हैं तो उस पे क्या वो एक उसका अलग इन्फ्लुएंस होता है, उसका एक अलग प्रभाव होता है। शिक्षा के साधन यानी मोड्स ऑफ एजुकेशन, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन क्या है, वह तत्व है, वह संस्था है, या हम कह सकते हैं वह स्थान है जिसमें जो बालक पर शैक्षिक प्रभाव डालते हैं। क्या है ये, एक ऐसा ये एलिमेंट है जो बालक पर शैक्षिक प्रभाव डालते हैं। कौन, मोड्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा क्या है, शिक्षा एक प्रभावशाली तत्व है जिसके द्वारा समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक जितने भी हमारे अभी वर्तमान में चल रहे हैं उन सभी क्या है, विरासत को एक वंशज से दूसरे वंशज तक हस्तांतरित की जा सकती है। उसका मीडियम क्या होता है, शिक्षा होता है। समाज अपनी निरंतरता यानी कंटिन्यूटी, विकास व सामाजिक व भौतिक जीवन की प्रगति के लिए शिक्षा पर निर्भर करता है। तो हम अगर ऑल इन ऑल सब चीज को अगर देखें तो क्या है कि अगर हम कुछ भी बढ़ रहे हैं आगे, यानी हमारा जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो सामाजिक हो या भौतिक हो, कुछ भी हो, उन सब का मीडियम क्या है, शिक्षा है, एजुकेशन है। समाज की आवश्यकताओं के प्रति उत्तर यानी रिस्पॉन्स, समाज की आवश्यकताओं के प्रति उत्तर में कुछ सामाजिक समस्याओं का विकास हुआ है। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि समाज में कार्यकारी इकाई के रूप में हमारा परिवार अस्तित्व में आया। इससे पहले लोग क्या किस तरह की जीवन व्यतीत करते थे, खाना बदोश, कहीं भी रह लिए, कुछ भी खा लिए, वो कुछ समाज नहीं था, मतलब समाज इस तरह का नहीं था जैसा कि हम लोग आज जी रहे हैं। एक फैमिली, उससे बढ़ते हैं ऊपर तो हमारा एक आस पड़ोस, गांव, उससे ऊपर इस तरह से स्टेप बाय स्टेप बनते गए। लेकिन इसका जो प्रमुख इकाई था वो क्या था, हमारा गांव था, जिसमें समूह को स्थिरता के साथ बनाए रखा जा सके। गांव में क्या होता है, या फिर हमारे परिवार, हमारा गांव किससे बनता है, परिवार से बनता है। और परिवार क्या है, जिसमें एक समूह होता है और उस समूह को स्थिरता के साथ बना के हम रख सकते हैं। समाज के लोगों की रुचि यानी इंटरेस्ट, उसका संरक्षण करने के लिए क्षेत्रीय आधार पर विकास के लिए जो अस्तित्व में आया वो हमारा था स्टेट यानी राज्य।
जितनी भी हमारी रुचि थी, जितने भी इंटरेस्ट थे, उन सभी को संरक्षण करने के लिए तथा क्षेत्रीय आधार पर विकास के लिए, यानी क्षेत्रीय आधार पर अगर डेवलपमेंट की बात करें तो उसका जो अस्तित्व आया वो किसका आया? हमारे स्टेट का, राज्य का। जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं उनके क्या है? कार्य निश्चित है। सभी जितने भी हमारे सामाजिक संस्था है उसका निश्चित कार्य होता है और वो उस कार्य को सफलतापूर्वक करते हैं। एक वंशज से दूसरे वंशज तक शिक्षा का ज्ञान प्रदान करने के कार्य के लिए क्या स्थापना किया गया? स्कूल का स्थापना किया गया। तो हम कह सकते हैं कि क्या है कि शिक्षा अपने कहीं जितनी भी संस्थाएं या फिर हमारे वो सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, किसी भी तरह के हो, वो क्या है? अपने नॉलेज यानी ज्ञान या फिर अपने किसी भी चीज़ का ट्रांसफर क्या करते हैं? शिक्षा के माध्यम से, चाहे वो औपचारिक हो, अनौपचारिक हो या निरौपचारिक हो, कहाँ करते हैं? अपने उससे ठीक निचले वाले पीढ़ी को ट्रांसफर करते हैं, जिसका मीडियम क्या होता है? हमारा शिक्षा होता है। अब ये जो शिक्षा के साधन है उसकी हम परिभाषाओं को देखते हैं, क्योंकि आपका ये टॉपिक ही है शिक्षा की साधन। यानी definitions of modes of education। विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने बहुत सारे परिभाषाओं को दिया था, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं शिक्षा के साधन की, जिसको हम देखेंगे। हमारे एक शिक्षाविद थे B.D. भाटिया। B.D. भाटिया ने शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा कि समाज ने शिक्षा का विकास किया है, इन्हीं संस्थाओं को शिक्षा का साधन कहा गया है। उन्होंने कहा था कि हमारा जो समाज है, यानी हमारा जो सोशलाइजेशन है, वो क्या है? उसी से हमारी शिक्षा का विकास हुआ है, हमारे शिक्षा का जो डेवलपमेंट है उसी से हुआ है। और इसी संस्था को क्या कहते हैं? शिक्षा का साधन कहते हैं, यानी मोड्स ऑफ एजुकेशन कहते हैं। यानी सोसाइटी हैज डेवलप्ड ए नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस टू कैरी आउट द फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। These institutions are known as agencies of education और modes of education। हमारे दूसरे मनोवैज्ञानिक थे सर गॉडफ्रे थॉमसन। सर गॉडफ्रे थॉमसन, उन्होंने ये शिक्षा के साधन को परिभाषित करते हुए कहा था कि व्यापक अर्थ में संपूर्ण वातावरण व्यक्ति की शिक्षा का साधन है, परंतु इस वातावरण में कुछ तत्व अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे घर, हमारा विद्यालय, चर्च, प्रेस, व्यवसाय, सार्वजनिक जीवन, मनोरंजन और प्रिय कार्य। इनका कहना था कि अगर हम देखें कि शिक्षा के साधन को परिभाषित करें तो क्या है शिक्षा का साधन? तो संपूर्ण वातावरण जो है वो क्या है? व्यक्ति के शिक्षा का साधन है। और संपूर्ण वातावरण में तो ऑलरेडी सब कुछ आ ही जाएंगे, चाहे वो हमारा घर हो, विद्यालय हो, चर्च हो, मंदिर हो, व्यवसाय हो, प्रेस हो, सांस्कृतिक या फिर कोई भी कार्यक्रम हो, मनोरंजन हो, या फिर जिस चीज़ में आपकी रुचि है, आपकी इंटरेस्ट है, वो सभी आ जाएंगे। यानी the whole of the environment is instrument of man's education in the widest sense, but in that environment certain factors are distinguished as being more particularly concerned: the home, the church, the press, the vocation, public life, amusement and hobbies। तो निष्कर्षतः हम इन दोनों को अगर देखें, जो इन्होंने परिभाषाएं दी हैं B.D. भाटिया महोदय ने या फिर सर गॉडफ्रे थॉमसन ने, तो निष्कर्षतः हम क्या कह सकते हैं कि ये जो शिक्षा का जो ये साधन है, मोड्स ऑफ एजुकेशन, वो क्या है? वो वह तत्व है, वह संस्था है, या वह स्थान है जो बालक पे क्या करता है? शैक्षणिक प्रभाव डालता है। और शैक्षणिक प्रभाव कहने का मतलब ये नहीं होता है कि वो बस स्कूली शिक्षा से हो।
अब हम देखते हैं कि साधन के कितने प्रकार होते हैं। ये जो एजेंसीज है या मोड्स ऑफ एजुकेशन है उसके 3 प्रकार हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ एजुकेशन। वो कौन कौन सी है? तो हमारा पहला जो टाइप आता है यानी पहला प्रकार आता है वो है कि उनके द्वारा प्रदान की गई शिक्षा के प्रकार के आधार पर जो कोई भी व्यक्ति जिनके द्वारा शिक्षा प्रदान की गई है उस शिक्षा के प्रकार के आधार पे हमारा जो सेकेंड टाइप था वो था, दूसरा जो उपागम था वो कि शिक्षा में उन साधनों की भूमिका के आधार पे, और हमारा थर्ड जो था यानी लास्ट वो था कि ब्राउन के द्वारा शिक्षा के साधनों को 4 भागों में विभाजित करके, यानी ब्राउन महोदय ने शिक्षा के साधन को 4 भागों में बांटा। लेकिन इसमें जो मूल सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारा पहला, यानी कि प्रथम उपागम जो है वो है उनके द्वारा प्रदान की गई शिक्षा के प्रकार के आधार पे। अब इसको हम देखते हैं, इसको समझने के लिए कि किस तरह से ये जो उपागम है फर्स्ट वाला वो प्रदान की है शिक्षा को। तो इसके लिए पहले हम एक देखते हैं पिरामिड, जिसको हम कहते हैं सामाजिक प्रणाली की संरचना। हमारा जो समाज है उसकी संरचना किस तरह से हुई है। सामाजिक प्रणाली की संरचना। अब ये सामाजिक प्रणाली की संरचना क्या है इसको हम देखते हैं। इसमें कि आखिर ये हमारा समाज किस तरह से बना, तो इसमें हमारा पहला जो पॉइंट आता है इस पिरामिड में वो आता है परिवार का, यानी फैमिली। इसके बाद जब हम बाहर बढ़ते हैं सामाजिकता में, या फिर ये अब अपने इन्वायरमेंट की बात करें, या फिर इसका नाम ही है सामाजिक प्रणाली की संरचना। तो हमारा पहला आता है परिवार। उसके बाद कहाँ होता है, बच्चे कहाँ जाते हैं, कहाँ से सीखते हैं, तो आस पड़ोस से। जब बच्चे आस पड़ोस में जाते हैं, वहाँ की संस्कृति, सुविधाओं, सभी चीज़ों को जब सीख लेते हैं, उसके बाद क्या होता है कि जब एक दिन जाएंगे कोई बालक है वो अपने परिवार में बोलना सीख गया, कुछ जितने भी कार्य हैं हमारे दैनिक जीवन को उसको सीख लिया। अब वो थोड़ा बड़ा होगा तो कहाँ जाएगा, अपने आस पड़ोस में जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, अपने साथी समूह बनाएगा, मित्र समूह। जब वो अपने साथी समूह के साथ समायोजन करना सीख जाएगा, एडजस्टमेंट सीख जाएगा, तब क्या होगा, वह सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक जितनी भी संस्था है उन सभी जगह जाएगा। तो इसके अंतर्गत इसके बाद जो है वो सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक संस्थाएं आती है इस पिरामिड में। और सबसे जो हमारा लास्ट में होता है उससे इसके बाद एक हमारा आता है जनसंचार, जो कि वर्तमान में जिसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है, यानी जनसंचार का माध्यम और हमारा थर्ड जो होता है इन सभी के बाद वो आता है स्टेट का, यानी राज्य का। तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक प्रणाली की संरचना में जो सबसे जो बेस होता है, जिसका हम कह सकते हैं ये क्या है, उपयुक्त ये 6 संस्थाओं का ये जो प्रणाली, सामाजिक प्रणाली है वो कितने स्टेप का होता है, 6। हमारा पहले आता है परिवार, फिर हमारा आस पड़ोस, फिर साथी समूह, फिर सामाजिक, सांस्कृतिक या फिर धार्मिक संस्थाएं, फिर जनसंचार का माध्यम और फिर राज्य। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशंस में, इवन कि सीटेट में प्रीवियस ईयर में बहुत बार रिपीट किए गए हैं कि सामाजिक प्रणाली की संरचना में पहला स्थान किसका आता है, और या फिर आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में करिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में करिए। तो हम कह सकते हैं कि उपयुक्त
6 संस्थाओं में परिवार जो है वह सबसे आधारभूत स्थिति ग्रहण करता है और हमारा राज्य जो है वो क्या है, सबसे ऊपर। इस प्रकार शक्ति का पिरामिड प्रचलित आधार पर बनाया जाता है। ये क्या, ये पहले से चलते आया है। इसी आधार पे जो हमारा फर्स्ट था स्टेप, जिसके बारे में ये सामाजिक प्रणाली की संरचना को हम पढ़े, उसी पे हम शिक्षा के साधन को 3 भागों में विभाजित करते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल। था मोड्स ऑफ एजुकेशन का, उसमें हमने पहला देखा और पहला में इस पिरामिड को देखा और इसी के आधार पे क्या आता है, हमारे मोड्स ऑफ एजुकेशन कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, यानी शिक्षा के साधन, मोड्स ऑफ एजुकेशन। इसको 3 भाग में किस तरह से बांटे हैं, इसमें हमारा जो पहला आता है वो आता है औपचारिक शिक्षा से, जिसको हम इंग्लिश में फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। हमारा सेकेंड जो है वो होता है अनौपचारिक शिक्षा, यानी इनफॉर्मल एजुकेशन। और हमारा थर्ड जो होता है वो होता है निरौपचारिक शिक्षा, यानी नॉन फॉर्मल। अब हम देखते हैं कि इन सब के अंतर्गत किस तरह से शिक्षा को हम बांटते हैं। मूलतः आपको ज्यादातर जगह फॉर्मल यानी औपचारिक एजुकेशन और ये इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक शिक्षा के बारे में बताया जाता है, लेकिन हमारे एजुकेशन में यानी आपका जो सिलेबस है उसमें शिक्षा के तीनों मोड यानी फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल तीनों के बारे में पढ़ना है। तो हम देखते हैं कि इसमें किस तरह से क्या होता है। तो हमारा जो ये औपचारिक शिक्षा का साधन है उसके अंतर्गत हमारा आता है विद्यालय यानी स्कूल, महाविद्यालय, ये जो हमारा अनौपचारिक शिक्षा का साधन है वो कहीं भी हम कर सकते हैं यानी एनीवेयर। और हमारा जो लास्ट है यानी निरौपचारिक शिक्षा का वो हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, परिवार से, आस पड़ोस से, परिवार से, आस पड़ोस से, मित्र समूह से। अब हम इसको समझते हैं कि ये किस तरह से। अब आपको लग रहा होगा कि एनीवेयर में परिवार और आस पड़ोस या फिर मित्र समूह नहीं आते हैं क्या? तो बिल्कुल आते हैं। तो इसी चीज को हम समझेंगे कि ये तीनों किस तरह से एक दूसरे से अलग है। हम जो देखेंगे वो हमारा पहला है फॉर्मल एजुकेशन यानी औपचारिक शिक्षा। यह औपचारिक शिक्षा क्या होता है? तो औपचारिक शिक्षा का तात्पर्य उस शिक्षा से है जिस शिक्षा को हम रेगुलर करते हैं। जैसे कि आप लोग आप लोग प्रशिक्षण जो ग्रहण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रेगुलर आ रहे हैं। क्या है? आप जो पढ़ाई कर रहे हैं किसके लिए हम बता रहे हैं? हमारा ये जो पहला है औपचारिक शिक्षा। शिक्षा के साधन में पहला कौन सा होता है? औपचारिक शिक्षा यानी फॉर्मल एजुकेशन। तो वैसी शिक्षा जिसको आप क्या करते हैं, कॉलेज से या फिर स्कूल से, जिसमें आप रोज आते हैं स्कूल, रेगुलर क्लासेज होती हैं, उसके लिए आपको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, उसका एक यूनिफॉर्म होता है। क्या है? वो हमारे औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत ही आता है। ये क्या औपचारिक शिक्षा के साधन है। हमारे स्कूल या फिर हमारे महाविद्यालय, ये जो साधन है वो औपचारिक शिक्षा के साधन है। ये शिक्षा के औपचारिक साधन जो होते हैं वो
पूर्व नियोजित तथा पूर्व विचारणीय होते हैं। यानी अब जैसे आप लोग आ रहे हैं तो आपका जो सिलेबस है वो क्या है, पहले से बनाया गया है। आपके जो क्लासेज होंगे किस तरह से होंगे वो क्या है, पूर्व विचार कर लिया गया है कि इतने बजे से ये चीज, इस चीज की क्लासेज होंगी। तो वो किसके अंतर्गत आएगा, औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत। समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ही इसका विकास होता है। औपचारिक साधनों में शिक्षार्थी, शिक्षक, साथियों तथा अन्य के साथ अंतःक्रिया करता है और जिनका उनके चिंतन तथा व्यवहार पर प्रत्यक्ष क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। अब किस तरह से, जैसे आप लोग आ रहे हैं तो आपके व्यवहार में किस तरह से परिवर्तन होगा। पहले आप जो पढ़ते थे, सीखते थे, वो क्या था, आप स्कूली शिक्षा में जब थे तो आप उसको उस तरह से पढ़ रहे थे, लेकिन आप जो अभी कर रहे हैं प्रशिक्षण, उसमें क्या है कि आप एज ए टीचर किस तरह से पढ़ाया जाएगा उसको सीखते हैं। तो आप में कुछ तो आपके व्यवहार में बदलाव आएगा, क्योंकि पहले आप स्टूडेंट थे और अब अभी भी स्टूडेंट हैं, लेकिन आप शिक्षक यानी प्रशिक्षक, आप प्रशिक्षक के रूप में ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो क्या है, ये औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। इनका शासन नियमों तथा जो फॉर्मल जो शिक्षा होता है, इसका शासन नीति तथा नियमों पर आधारित होता है। जैसा कि हमने पहले ही कहा है, उनकी क्रियाओं के साथ उनकी प्रतिक्रिया के साधन का समय तथा स्थान सभी निश्चित होता है। जैसे आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अगर वर्ग कक्ष में कुछ भी पूछते हैं तो आपके लिए प्रतिक्रिया देते हैं, वो आपके कौन होते हैं, शिक्षक होते हैं। तो आपकी क्रिया के लिए प्रतिक्रिया हुआ। आप जब आते हैं तो आपका एक निश्चित स्थान होता है, यानी आपका वर्ग कक्ष, आप वहाँ एजुकेशन लेते हैं। किसके अंतर्गत हुआ, औपचारिक। वह शिक्षा जो विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय में चलती है, हम निष्कर्षतः कह सकते हैं उसे हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। इस शिक्षा का उद्देश्य पाठचर्या और शिक्षण विधि सभी निश्चित होते हैं, यानी कि आपके पाठचर्या भी निश्चित होते हैं, किस विधि से पढ़ाना है वो भी क्या होते हैं, पहले से ही निश्चित होते हैं। यह क्या होती है, योजनाबद्ध होती है और इसकी जो योजना होती है वो बड़ी कठोर होती है औपचारिक शिक्षा की, चाहे वो कहीं भी आप लीजिए, चाहे स्कूल में लीजिए या महाविद्यालय में लीजिए। इसमें परीक्षा के बाद प्रमाण पत्र प्रदान करने की व्यवस्था होती है। ये औपचारिक शिक्षा है जिसमें प्रमाण पत्र यानी आपको सर्टिफिकेट मिलते हैं। यह शिक्षा, इस शिक्षा की सबसे बड़ी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी जो विशेषता है वह यह है कि यह व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कौन, हमारी औपचारिक शिक्षा। अब हमारा जो दूसरा आता है वो आता है अनौपचारिक शिक्षा, यानी इनफॉर्मल। अब हम देखते हैं कि इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है। तो इनफॉर्मल एजुकेशन में इसका ठीक उल्टा होता है, यानी कि आप वो कहीं भी सीख सकते हैं। उसके लिए कोई स्थान सीमित नहीं है कि आप यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करेंगे। उसके लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, आपको डिग्री नहीं प्रदान की जाएंगी। इसमें हम कोई सिलेबस नहीं होता, ना ही कोई करिकुलम होता। इसके अंतर्गत समाज के मूल्यों तथा संस्कृति का विकास होता है, यानी आप स्कूल के बाहर जितने भी चीज़ों को सीखते हैं, चाहे वो समाज की संस्कृति हो और उस सामाजिक मूल्य हो, वैल्यूज हो उसके, और उसके बाद आपके अगर व्यवहार में परिवर्तन होता है, यानी आपने कुछ सीखा तभी आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, तो उसको हम किसके अंतर्गत लाते हैं, अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत, यानी उसे हम इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। ये जो शिक्षा का अनौपचारिक साधन है वह, इसका मूल रूप से अगर विकास की बात किया जाए कि शिक्षा की अनौपचारिक साधन के विकास कहाँ से होता है, तो इसका मूल जो विकास होता है वो स्थान समाज का होता है। इसके द्वारा बालक में समाज के मूल्यों तथा संस्कृति का विकास होता है। इसका बालक के चिंतन, व्यवहार पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, यानी कि उसको सिखाने की जरूरत नहीं है कि किसी बच्चे में अगर उसको संस्कृति उसकी सिखानी है तो ऑलरेडी अप्रत्यक्ष वो कैसे भी सीख ही लेगा। अगर जैसे संस्कृति की बात करें, अगर हम लोग जिस संस्कृति में रहें तो हमारा खान पान, हमारी वेशभूषा, हमारा कल्चर जो है उसमें क्या किसी बच्चे को सिखाना पड़ता है कि नहीं हमारे संस्कृति में ऐसा होता है इसीलिए तुम ऐसा करो। भले ही हर जगह कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं,
लेकिन क्या है, हम खुद ही सीख जाते हैं कि हमें किस तरह से बात करनी है, हमारी भाषा क्या है, ये सब क्या है हमारे संस्कृति में है और यह अप्रत्यक्ष रूप से होता है और इसके लिए आपको कोई डिग्री नहीं मिलती है, यानी ये एनीवेयर कहीं भी हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं, आप बाजार में भी सीख सकते हैं, प्लेग्राउंड में भी सीख सकते हैं, आप साथी समूह में भी सीख सकते हैं। आप अगर कहीं भी वैसे जगह पे जैसे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, जो जिसका आस्था जिसमें है वहाँ भी कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ये क्या है, ये शिक्षा ही है, लेकिन उसका कौन सा है, अनौपचारिक शिक्षा का ये साधन होता है। इसमें इन साधनों के अंतर्गत बालक अपने प्रयासों तथा रुचियों से अचानक ही एवं स्वाभाविक रूप से शिक्षा ग्रहण कर लेता है। जैसा कि अभी हम बताएं, ये साधन ऐसे अनुभव प्रदान करते हैं जो न तो नियंत्रित होते हैं और न ही कठोरता से संचरित होते हैं। देखिए, औपचारिक शिक्षा में कठोरता की जगह है। किस तरह से, मान लेते हैं कि अगर आपका आज स्कूल आने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे जो करिकुलम बने हैं उसमें अगर आप नहीं आएंगे तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा या फिर उसके बहुत सारे रूल्स होते हैं, तो क्या वहाँ कठोरता है। लेकिन आपको अनौपचारिक शिक्षा में ऐसी कोई कठोरता नहीं है, आप कभी भी कहीं भी किसी भी तरह सीख सकते हैं। तो निष्कर्षतः हम इनफॉर्मल एजुकेशन यानी अनौपचारिक शिक्षा में कह सकते हैं कि वह शिक्षा जिसकी कोई योजना नहीं बनाई जाती, जिसके कोई उद्देश्य निश्चित नहीं होते, जिसकी कोई पाठचर्या नहीं होती और ना ही कोई उसकी शिक्षण विधियाँ होती है, यानी ना ही उसके करिकुलम है, ना ही उसके टीचिंग जो एबिलिटी है वो है, वो आप किसी भी तरह अपने संस्कृति के साथ अपने व्यवहार में अप्रत्यक्ष रूप से जो परिवर्तन लाते हैं वो क्या है, वो हमारे अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। तो जब हम औपचारिक और अनौपचारिक देख लिए तो फिर ये निरौपचारिक क्या है। तो निरौपचारिक शिक्षा में परिवार और आस पड़ोस, तो क्या ये परिवार और आस पड़ोस के जो लोग हैं वो एनीवेयर में नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो अब ये निरौपचारिक शिक्षा क्या है तो उसको हम समझते हैं। ये जो निरौपचारिक शिक्षा है वह मूल रूप से औपचारिक यानी फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल इन दोनों को मिला करके ये बनाया जाता है निरौपचारिक शिक्षा। इसको हम डिस्टेंस लर्निंग भी कहते हैं। जैसे कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि NIOS से डिग्री ले लेते हैं या फिर इग्नू से पढ़ाई करते हैं, तो क्या उसमें आप रेगुलर जाते हैं? नहीं जाते हैं। जबकि लेकिन उसके लिए सर्टिफिकेट तो आपको मिलता है और हमने पढ़ा कि जिसके लिए सर्टिफिकेट मिलेगा वो औपचारिक शिक्षा है। तो फिर ये निरौपचारिक शिक्षा कैसे? तो हमने ये भी कहा कि ये इन दोनों को मिला करके बनता है जो कि निरौपचारिक शिक्षा कहलाता है। जैसे कि आप लोग YouTube से पढ़ रहे हैं तो क्या इसका करिकुलम नहीं है? इसके अकॉर्डिंग इसका करिकुलम है, क्योंकि आपका एक निश्चित समय होता है, एक निश्चित पाठचर्या है, आपका क्या है, आप स्ट्रेटजी बनाए होंगे, लेकिन इसके लिए आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। तो ये क्या है, ये जो आप YouTube से पढ़ रहे हैं या फिर किसी भी मीडिया का यूज कर रहे हैं उसमें आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी आप एजुकेशन ले रहे हैं, तो क्या ये अनौपचारिक साधन है शिक्षा का? बिल्कुल भी नहीं। ये कौन है? नॉन फॉर्मल यानी निरौपचारिक साधन है। यानी आपके सिलेबस भी है, आपके करिकुलम भी है, उसमें समय भी निश्चित है, लेकिन बस आपको क्या है, एक डिग्री नहीं दी जाएगी यूट्यूब के माध्यम से, चाहे आप किसी भी मीडिया की यूज करते हैं। तो इवन कि आपके कोचिंग इंस्टीट्यूशंस जितने भी होते हैं, क्या वहाँ आप शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं? वहाँ भी आपको समय निर्धारित होता है, वहाँ भी पाठ्यक्रम है, सब कुछ होता है, वहाँ डिग्री नहीं दिया जाता है। तो क्या वो औपचारिक शिक्षा नहीं है? बिल्कुल है। औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा दोनों को मिलाते हुए हमारे निरौपचारिक, दोनों को अगर हम कॉम्बिनेशन करें तो हमारा जो आता है वो फॉर्म होता है निरौपचारिक शिक्षा का। तो हम कह सकते हैं कि वैसी शिक्षा जिसमें हम सर्टिफिकेट दिए भी जा सकते हैं और नहीं भी दिए जा सकते हैं, उसमें डेली बुलाया भी जा सकता है, क्योंकि जब आप इग्नू से करते हैं तो आपको डेली बुलाया नहीं जाता है, लेकिन फिर भी रेगुलरिटी नहीं है, फिर भी आपको सर्टिफिकेट दिए गए। आप रेगुलर जा रहे हैं कोचिंग्स में लेकिन फिर भी आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, तो ये क्या है? ये सब निरौपचारिक शिक्षा के साधन में आते हैं। तो हम कह सकते हैं निष्कर्षतः कि निरौपचारिक शिक्षा क्या होता है। तो निरौपचारिक शिक्षा का सामान्य साधन प्रायः स्कूल के बाहर की संस्थाएं होती है, यानी आप स्कूल के बाहर की संस्थाएं को छोड़ करके जो होता है उसे हम निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो आज जो हम लोगों ने देखा
वो शिक्षा के साधन में औपचारिक, अनौपचारिक तथा निरौपचारिक शिक्षा। ये जो आपका पॉइंट है जो आपके सिलेबस का, वो यही आपका स्टॉप होता है। नेक्स्ट डे आपका जो होगा वो इससे बिल्कुल अलग, यानी एजुकेशन के जो अलग पॉइंट है आपके इसके बाद वाले, उसको देखेंगे। थैंक यू।